कंपाउंड इंटरेस्ट में एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली और मंथली के बेस पर एक एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद इसी को फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। एज्यूम करें कोई एक पर्सन जिसे 100 रुपीज किसी एक बैंक में डिपॉजिट करना था 3 इयर्स के लिए, लेकिन वह किसी ऐसे जगह पहुंच जाता है जहां बहुत सारे बैंक के ब्रांचेस अवेलेबल है। दिल्ली में एक जगह है GK2 में एक एम ब्लॉक मार्केट है। अगर आप एम ब्लॉक मार्केट में पहुंच जाएं तो बहुत सारे बैंक के ब्रांचेस वहां आपको दिख जाएंगे। हम यहां ये एज्यूम करते हैं कि जिस पर्सन को 100 रुपीज बैंक में डिपॉजिट करना था वो GK2 के एम ब्लॉक में पहुंच जाता है। तो अभी ये वहां पहुंचा ही था, तभी इसे एक बैंक का रिप्रेजेंटेटिव आकर मिला, वो था ICICI। उसने कहा कि जी आप मेरे बैंक में डिपॉजिट कर दें, मैं आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगा 8% एनुअली। अभी वह पर्सन इस ICICI बैंक के रिप्रेजेंटेटिव के साथ उसके ब्रांच पर जा पाता, तभी उसे एक दूसरे बैंक का रिप्रेजेंटेटिव आकर मिला और वो था कोटक महिंद्रा। उसने कहा कि जी मेरे बैंक में डिपॉजिट कर दें, मैं आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगा 7% सेमी एनुअली। ये थोड़ा सा कंफ्यूज किया कि किस बैंक के रिप्रेजेंटेटिव के साथ जाना चाहिए। अभी ये इन दोनों में से किसी एक को डिसाइड कर पाता, तभी एक तीसरे बैंक का रिप्रेजेंटेटिव आकर मिला, वो था HDFC। उस बैंक के रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि अगर आप मेरे बैंक में डिपॉजिट करें तो मैं आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगा 6% क्वार्टरली। ये पर्सन बाहर खड़ा सोच रहा है कि किस बैंक में इसे डिपॉजिट करना चाहिए और क्यों, या किस बैंक के रिप्रेजेंटेटिव के साथ जाना चाहिए और क्यों। देखिए, जनरली हम जब भी किसी बैंक में कुछ डिपॉजिट करने जाते हैं तो 5 फैक्टर्स होते हैं जिस पर हमारा डिसीजन बेस्ड होता है। कौन कौन से? पहला, कुछ ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो सोचते हैं कि जी मुझे केवल नेशनलाइज्ड बैंक में ही जाना है, प्राइवेट में मुझे जाना ही नहीं है, कुछ भी ऑफर मिले। एक तो ये टाइप हुआ। सेकेंड ये होता है, कुछ कस्टमर्स ऐसे होते कहते हैं कि जी बैंक का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, जी पसीने ना टपक रहे हों, AC वगैरह लगे हों, कुछ ऐसे भी कस्टमर्स होते हैं। थर्ड टाइप, कुछ ऐसे कस्टमर्स होते हैं कहते हैं जी बैंक की लोकेशन अच्छी होनी चाहिए, गाड़ी ढंग से पार्क हो जाए, टो वाले ना उठा ले जाए। फोर्थ, कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि एम्प्लॉइज स्मार्ट होने चाहिए, कुछ ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो केवल एम्प्लॉइज ही देखने जाते हैं। फिफ्थ, कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं कहते जी मैं सब कुछ से कंप्रोमाइज कर सकता, हमें तो रिटर्न मैक्सिमम मिलना चाहिए। जनरली 90% से अधिक के कस्टमर्स ये फिफ्थ ऑप्शन को ही प्रेफर करते हैं। ये भी 4 हैं, लेकिन फिफ्थ को ही जनरली प्रेफर किया जाता है, और वो क्या है कि मैक्सिमम रिटर्न। यहां भी वो कस्टमर यही चाहता होगा कि 3 साल बाद मैक्सिमम रिटर्न, लेकिन कंफ्यूजन ये है कि यहां जिन 3 बैंक ने ऑफर किया उन तीनों ने तो ऑफर ही अलग अलग किया है। एक ने एनुअली कर दिया, एक ने सेमी एनुअली कर दिया और एक ने क्वार्टरली कर दिया। तो हम ऐसा क्यों नहीं करते कि एट द एंड ऑफ 3rd ईयर हम अमाउंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं तीनों से अलग अलग, और ये चेक कर लेंगे कि जिस बैंक से एट द एंड ऑफ 3rd ईयर मैक्सिमम अमाउंट मिलेगा उसी बैंक में डिपॉजिट कर दिया जाएगा। तो अब सेमी एनुअली, क्वार्टरली और एनुअली कैलकुलेट करने का प्रोसेस हम जानते हैं क्या है। अमाउंट हम कैलकुलेट करना चाहते हैं एट द एंड ऑफ 3rd ईयर, और अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली फार्मूला यही होता है, P1 + R / 100 raised to n। तो अगर हम इस अमाउंट को कैलकुलेट करने का फार्मूला ICICI बैंक के लिए यूज करें फॉर ICICI, तो इसके लिए A = P के जगह पर लिखेंगे 100, 1 + 8% एनुअली है, डिवाइडेड बाई 100 raised to R3। इससे अगर हम कैलकुलेशन करें तो 8/100 आता है 0.08, 1 में ऐड करने के बाद 1.08 raised to R3, 100, 1.08 raised to R3। इसे अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हम जानते हैं 1.08 इंटू 1.08 इक्वल्स टू हो चुका, 2 टाइम्स हो चुका, हमें 3 टाइम्स चाहिए, तो 2 के आगे केवल एक ही बार इक्वल्स टू का साइन प्रेस कर दें, यह आएगा 1.2597। ये आप जानते हैं डेसिमल के 4 प्लेसेस तक का फिगर यूज करना चाहिए,
तो फाइनली आपको जो वैल्यू मिलेगी वह है 125.97। मीनिंग अगर वह पर्सन आईसीआईसीआई बैंक में डिपॉजिट करता है तो उसे 3 साल बाद मिलेगा 125.97 रुपीज। नेक्स्ट, अगर वह पर्सन कोटक महिंद्रा बैंक में डिपॉजिट करता तो कोटक महिंद्रा बैंक से उसे 3 साल बाद क्या मिलेगा, इसके लिए अगर हम कैलकुलेशन करें तो A इक्वल्स टू P के जगह पर 100, 1 प्लस 7% सेमी एनुअली, तो 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100 और टाइम पीरियड 3 इंटू 2, क्योंकि सेमी एनुअली के केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2 से डिवाइड कर देंगे, टाइम को 2 से मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 100। 2 से अगर हम 7 को कैंसिल करें तो आता है 3.5, 3.5 बाई 100 आता है 0.035, 1 में ऐड करने के बाद आएगा ये और रेस्ट पावर 6, तो 100 1.035 रेस्ट पावर 6 की कैलकुलेशन करने के लिए 1.035 इंटू 1.035 इक्वल्स टू 2 टाइम्स हो चुका है, हमें 6 टाइम्स चाहिए, 3 4 5 6, 1.2292, 1.2292, तो कैलकुलेशन करने के बाद फाइनली वैल्यू पा जाएंगे 122.92 एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। सिमिलरली अगर कैलकुलेशन किया जाता है एचडीएफसी के लिए, ए इक्वल्स टू 100, 1 प्लस 6% क्वार्टरली है, क्वार्टरली के केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4 से डिवाइड और टाइम पीरियड जितना भी दिया गया है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 प्लस 4 से अगर हम 6 को कैंसिल करेंगे तो आएगा 1.5, 1.5 बाई 100 आता है 0.015, रेस्ट पावर 12, 100 1.015 रेस्ट पावर 12, 1.015 अगर हम इस पर पावर चेक करें 1.015 इंटू 1.015 इक्वल्स टू 2 टाइम्स हो चुका, हमें 12 टाइम्स चाहिए, 2 के आगे 3 से 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1.1956 फाइनली वैल्यू पा जाएंगे 119.56। अब जरा चेक करें कि अगर वह पर्सन 100 रुपीज बैंक में डिपॉजिट करना चाहता है 3 इयर्स के लिए और इन तीनों बैंक ने इस तरह से ऑफर किया है तो उसे आईसीआईसीआई बैंक में डिपॉजिट करना चाहिए, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक से ही 3 साल बाद 125.97 जो कि तीनों में सबसे अधिक है, इसमें डिपॉजिट करना चाहिए। ध्यान दें, जब ये क्वेश्चन स्टार्ट किया गया था तो क्वेश्चन सुनने पर यह लग रहा था कि एचडीएफसी में डिपॉजिट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो क्वार्टरली था और क्वार्टरली में 1 ईयर में 4 टाइम्स इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, लेकिन कैलकुलेशन से ये फिगर मिलता है 125.97 मीनिंग आईसीआईसीआई। तो हम किसी भी ऐसे क्वेश्चन में ये जरूर चेक करके देख लें कि किस बैंक से मैक्सिमम अमाउंट मिल रहा है, वही आप प्रीफर करेंगे, वही ऑप्शन प्रीफर करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका और भी है और हम उस मेथड को यूज करने के लिए इसी एग्जांपल को एक बार फिर लेंगे और उसमें फिर डिफरेंस बताया जाएगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दूसरा जो शॉर्टकट ट्रिक है वो क्या है। तो अभी हम इस पर बेस्ड कैलकुलेशन कर लेंगे। अच्छा, ये भी ध्यान रहे स्टेटमेंट कि ये जो इंटरेस्ट की इंफॉर्मेशन है एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली और मंथली, ये केवल कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड ही होता है, मीनिंग ये वर्ड्स केवल कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अप्लाई किए जाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट में ईयर्स, मंथ्स और डेज यूज किए जाते हैं, ध्यान रहे। सिंपल इंटरेस्ट के वर्ड्स कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए कभी नहीं और कंपाउंड इंटरेस्ट के वर्ड्स सिंपल इंटरेस्ट के लिए कभी नहीं। अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट कर दूं 10% सिंपल इंटरेस्ट सेमी एनुअली, इस वर्ड की कोई सेमी एनुअली वर्ड की कोई मीनिंग नहीं है, डायरेक्ट आप सिंपल इंटरेस्ट अप्लाई करें। या अगर सिंपल इंटरेस्ट में ईयर्स, मंथ्स और डेज के साथ हम कंपाउंड इंटरेस्ट लगा दें, उसकी भी कोई मीनिंग नहीं है। तो ध्यान रहे, सिंपल इंटरेस्ट के वर्ड्स ईयर्स, मंथ्स और डेज अलग और कंपाउंड इंटरेस्ट में एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली और मंथली ये वर्ड्स अलग।
ये वर्ड्स केवल इन्हीं के लिए अप्लाई किए जाएंगे। एक दूसरा एग्जांपल, इससे पहले के वीडियो में मैंने एक एग्जांपल रेज किया था और उसमें मैंने कहा था कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया जाए, टाइम पीरियड पूछा जाए, या टाइम पीरियड पूछ दिया गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जाए और इंफॉर्मेशन डबल या ट्रिपल की है, तो सिंपल इंटरेस्ट के केस में आपको डायरेक्ट ट्रिक बता दिया गया। क्या था ट्रिक? आंसर इक्वल्स टू डबल के केस में 100 बाई गिवन वैल्यू और ट्रिपल के केस में 200 बाई गिवन वैल्यू। लेकिन क्वेश्चन ये रेज होता है कि ये ट्रिक आंसर डबल के केस में 100 बाई गिवन वैल्यू, ट्रिपल के केस में 200 बाई गिवन वैल्यू, ये तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए था। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या करें? कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड ऐसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्रिक काम नहीं करता, सॉल्व करने के बाद आंसर बताना पड़ता है। कैसे? देखें एक एग्जांपल में, ये क्वेश्चन, इन हाउ मेनी ईयर्स a sum will be double at the rate of 8% per annum compounded annually. Compounded annually. मीनिंग जो इंफॉर्मेशन इंटरेस्ट की जो दी गई है वह 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली है, टाइम पीरियड हमसे पूछा गया। अच्छा, डबल आप जानते हैं, डबल की मीनिंग क्या होती है कि अगर हम 1000 रुपीज डिपॉजिट कर दें तो हमें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद 2000 मिल जाए। 100 डिपॉजिट करें, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद 200 मिले। 500 डिपॉजिट कर रहे हैं, 1000 मिले। एक मार्कर हम डिपॉजिट कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद 2 मार्कर मिल जाए। डबल की मीनिंग यही तो होती है। और हम ये भी जानते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड किसी क्वेश्चन के गिवन इंफॉर्मेशन में हमें अमाउंट का ही फार्मूला लगाना चाहिए, जो a इक्वल्स टू P1 प्लस R बाई 100 रेस्ट पावर n होता है। सिंपल इंटरेस्ट में डायरेक्ट फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट का, अमाउंट बाद में। कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का फार्मूला पहले, इंटरेस्ट बाद में। और क्योंकि इस क्वेश्चन में ये कहा गया इन हाउ मेनी इयर्स अ सम विल बी डबल, डबल की मीनिंग अगर हम P रुपीस बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं तो अमाउंट होना चाहिए 2P, और इंफॉर्मेशन रेट के हमारे इस क्वेश्चन में गिवन है 8/100 और टाइम पीरियड हमसे पूछा गया है। तो P एक दूसरे से कैंसिल करने के बाद 2 इक्वल टू आता है 1.08 रेस्ट पावर n। हमें टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 2 तरीके बता रहा हूं और दोनों में मैं आपको यह भी बता रहा हूं कि कब और किस केस में दोनों अप्लाई करेंगे। तो पहला सुने ध्यान से, ऐसे किसी भी क्वेश्चन में जिसमें पावर की वैल्यू गिवन हो, मीनिंग n, जो पावर कुछ भी हो, वह आप पहले लिख लें RHS में 1.08 रेस्ट पावर n। LHS में वही बेस आप लिखें जो RHS में आपने लिखा है और कैलकुलेटर से चेक करें कि कितने पावर को यूज करने से ये 2 बनता है। 1.08 के कितने पावर में 2 बनता है। ध्यान रहे ये बेस वही है जो यहां है। अब चेक करें, 1.08 इंटू 1.08 इक्वल टू 2 टाइम्स हो चुका है। हम पावर काउंट भी करते रहे और ये भी चेक करते रहे कि 2 कितने पावर में आता है। नियरेस्ट 2 हो चुका है, 3 4 5 6 7 8 9 पर आता है 1.99, 10 पर आता है 2.15। तो 10 पर तो ज्यादा आ गया ना, 9 1.99 है तो हमें 9 यूज कर लेना चाहिए। तो अब LHS और RHS बेस सेम, तो n इक्वल टू हो गया 9 ईयर्स। 9 ईयर्स 100% सही नहीं। एक बार फिर आप कैलकुलेशन चेक कर लें, वेरीफाई कर लें कि क्या 9 ही है, क्या कोई और पावर आ रहा है। 1.08 इंटू 1.08 इक्वल टू 2 टाइम्स हो गया। अब आप पावर चेक करते रहें और 2 भी देखें कि कितने पावर्स में आ रहा है। 2 हो चुका है,
3 4 5 6 7 8 9 9 पर 1.99, 10 पर 2.15, वो ज्यादा दूर है। 1.99 नियरेस्ट वैल्यू है 2 से, तो इसलिए हमने ये ले लिया। लेकिन 9 पर तो 1.99 आता है ना, और हमें क्या चाहिए 2। इसकी मीनिंग 9 से प्लस समथिंग होना चाहिए। तो अब हम ये स्टेप कब लगाएंगे? अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दिया गया हो कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड जिसमें टाइम पीरियड कैलकुलेट करना हो और ऑप्शंस केवल इंटीग्रल फॉर्म में ही हो, 9 दूसरा ऑप्शन बी, 10 तीसरा ऑप्शन सी, 13 और डी नन ऑफ दीज है, तो सही आंसर आप इसी को सिलेक्ट कर लेंगे और इसी मेथड को यूज करेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक ऑप्शन है 9, दूसरा ऑप्शन है 9.2 ईयर्स, तीसरा ऑप्शन है 9.5 ईयर्स और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। अब क्या करें? क्योंकि कैलकुलेटर का ये स्टेप केवल इंटीग्रल में ही आंसर बताता है, ये डेसिमल पॉइंट में नहीं बताएगा। 9 बताएगा या 10 बताएगा, जबकि आंसर 9 पॉइंट समथिंग है, वह पॉइंट समथिंग इस मेथड से नहीं आता। मेरी बात फॉलो कर, स्टेटमेंट ध्यान से सुने। ये स्टेप आप तब लगाएंगे जब आपके उस क्वेश्चन के ऑप्शंस न्यूमेरिक वैल्यूज में दिए जाए, मीनिंग डेसिमल पॉइंट में वैल्यूज ना हो, केवल इंटीग्रल में हो, तब आप ये मेथड लगा देंगे। लेकिन अगर डेसिमल पॉइंट्स में हो, एक ऑप्शन 9 है, दूसरा 9.2 है, तीसरा 9.5 है, तब क्या करें? क्योंकि ये तो हमें पता है 9 पॉइंट समथिंग है, लेकिन वह 9 पॉइंट समथिंग की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है वो हमें कैसे पता चले? इसके लिए दूसरा तरीका देखें, वह ये टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स में हो जाएगा log 2 इक्वल टू log 1.08 रेस्ट पावर m। लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली जो पावर में होता है वह फ्रंट पर आता है, तो यहां हमें लिखना चाहिए log 2 इक्वल टू m log 1.08। देयरफॉर n इक्वल टू हुआ log 2 डिवाइडेड बाय log 1.08। अब हमें लॉग की इन दोनों वैल्यूज को चाहिए। ध्यान दें, जिस एग्जाम में आप अपीयर होने वाले हैं, अगर उसमें इन्विजिलेटर से डिमांड करें कि हमें लॉग टेबल चाहिए, तो वह लॉग टेबल शायद आपको दे दे, श्योर नहीं है, कभी कभी नहीं मिल पाते। लेकिन अगर लॉग टेबल मिल भी जाए आपको, तो log 2 की वैल्यू और log 1.08 की वैल्यू देखने में टाइम बहुत अधिक कंज्यूम हो जाएगा, क्योंकि टाइम हमें बहुत अधिक नहीं मिलता। तो अब, और हम ये भी जानते हैं कि साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं है एग्जाम में, तो अब क्या करें? लॉग टेबल देखने का हमारे पास टाइम नहीं है और साइंटिफिक कैलकुलेटर हमारे पास है नहीं, हमारे पास तो यही सीधा सा कैलकुलेटर है। फिर इससे कैसे लॉग की वैल्यू निकालें? ट्रिक एक सुने आप सभी। जिस वैल्यू का लॉग आपको निकालना है, पहले वह प्रेस कर दें। log 2 मीनिंग 2 का लॉग चाहिए, तो 2 प्रेस कर दें। इसका 19 टाइम्स रूट ले लें, क्वेश्चन कोई भी हो, 19 टाइम्स ही रूट लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 -1 इंटू 227675 227675 इक्वल्स टू, यही log 2 की वैल्यू है 0.3010 डिवाइडेड बाई, एक बार फिर देखें, दूसरे वैल्यू का देखें 1.08 का, समझ में आ जाएगा। ये जो मैं स्टेप्स बता रहा हूं, ये लॉग के किसी भी वैल्यू को देखने का तरीका है, ऐसा नहीं केवल एक के लिए, क्वेश्चन कोई भी हो। देखें 1.08 का लॉग आपको चाहिए, तो पहले आप 1.08 प्रेस कर दें, इसका 19 टाइम्स रूट ले लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 -1 इंटू 227675 227675 इक्वल्स टू 0.0334 और अब आप इसको डिवाइड करके चेक कर लें। 0.3010 डिवाइडेड बाई 0.0334 इक्वल्स टू 9.01 ईयर्स, 9.01 ईयर्स। एंड ये अलग बात थी कि ये अप्रॉक्स इक्वल था, लेकिन अगर ये 9.2 होता, 9.3 होता, तो हम शायद इस मेथड से नहीं पाते,
हम इसी से पढ़ेंगे। तो दोनों तरीके हैं टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए। किस केस में? जब इंफॉर्मेशन कंपाउंड इंटरेस्ट की दी जाए और टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए। तरीका यही है। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, लॉग के केस में और इस केस में, और ये भी बता दिया गया कि कब आपको कौन सा अप्लाई करना है। डेसिमल पॉइंट्स के साथ आंसर चाहिए तो लॉग का अप्रोच यूज कर लें, और अगर आपको डायरेक्ट टाइम की वैल्यू चाहिए इंटीग्रल फॉर्म में तो ये अप्लाई कर लें। पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो इसमें हमें इंटरेस्ट दिया गया था और टाइम पीरियड पूछा गया था, लेकिन यह भी तो हो सकता है टाइम पीरियड दिया जाए, इंटरेस्ट पूछ लिया जाए। एक दूसरा एग्जांपल देखें। At what rate of interest एट what रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट भी कह सकते हैं, इंटरेस्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर किसी क्वेश्चन में इंटरेस्ट की कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो हम जनरली कंपाउंड इंटरेस्ट ही लेते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में अब कहीं भी सिंपल इंटरेस्ट यूज नहीं होता। एट what रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट अ सम विल बी ट्रिपल इन 8 years, 7 years माने कंपाउंड इंटरेस्ट डबल हो या ट्रिपल हो। हम ये जानते हैं ट्रिपल की मीनिंग क्या है। अगर 100 रुपीज हम डिपॉजिट कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद हमें 300 मिलेगा। अगर 1000 डिपॉजिट करेंगे तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद 3000 मिलेगा। मार्कर डिपॉजिट करें तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद 3 मार्कर मिल जाएंगे। तो अगर हम अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट के इसी फॉर्मूले को यूज करें, और इसमें हमने ये मान लिया कि अगर हम ₹P इनिशियली डिपॉजिट कर रहे हैं तो अमाउंट के जगह पर लिखना चाहिए 3P, 1 प्लस R हमसे पूछा गया, N गिवन है 7, P एक दूसरे से हमने कैंसिल किया। अब ये जो पावर 7 RHS में है इसको LHS में ले आएंगे तो 3⁻1/7 हो जाएगा। 1/7 की मीनिंग होती है 7th रूट किसका? 3 का। अब भाई 3 का 7th रूट कैसे निकालें? हम तो स्क्वायर रूट के अलावा क्यूब रूट कुछ एक स्टूडेंट्स कैलकुलेशन से जानते हैं, उसके ऊपर तो हम जानते ही नहीं। फिर ये 7th रूट कैसे आए? किसी भी रूट को निकालने के लिए एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं कैलकुलेटर से, इसे सीख लें। किसी भी रूट की वैल्यू निकाल लेंगे। 3 का हमें 7th रूट चाहिए, तो जिसका रूट आप निकालना चाहते हैं पहले उसे प्रेस कर दें 3। इसका 12 टाइम्स रूट ले लें, 12 टाइम्स ही लेना है, क्वेश्चन कोई भी हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 डिवाइडेड बाई जो रूट फाइंड करना चाहते हैं, क्योंकि 7th रूट फाइंड करना चाहते हैं इसलिए डिवाइडेड बाई 7 +1 into equals to simultaneously 12 times 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यही आपका आंसर है 1.1699। इसे मैं एक बार भी फिर बता दे रहा हूं, पहले इसे लिख लिया जाए। 1 प्लस R/100, 1 को इधर ले आएंगे तो आएगा 1.1699 इक्वल्स टू R/100। तो R इक्वल्स टू 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद 16.99% अप्रॉक्स 17% ये आप लिख सकते हैं। तो इस क्यूब रूट की वैल्यू या 7th रूट की वैल्यू या 5th रूट की वैल्यू या किसी भी रूट की वैल्यू निकालने का एक तरीका, एक बार फिर सुने। हम अगर इसी एग्जांपल को लेते हैं 3 का 7th रूट, तो आप पहले 3 को प्रेस कर देंगे। जो भी वैल्यू आपने यहां लिखा है, जिसका भी रूट निकालना हो, आप 12 टाइम्स इसका रूट लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 कर दें, डिवाइडेड बाई जो रूट फाइंड करना चाहते हैं। डिवाइडेड 7th रूट है तो डिवाइडेड बाई 7 +1 इनटू इक्वल्स टू साइमल्टेनियसली 12 टाइम्स, मीनिंग इनटू इक्वल्स टू करेंगे एक साथ तो एक बार माना जाएगा। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 1.1699 और यही यहां लिखा हुआ है। इसे कैलकुलेट करके हम आर की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट के बेस पर हम रेट के लिए टाइम निकाल लेते हैं और टाइम के लिए रेट निकाल लेते हैं, जबकि सिंपल इंटरेस्ट में इसके लिए शॉर्टकट ट्रिक बताया जाता है। मैं आपको क्यूब रूट और लॉग की वैल्यू निकालने के लिए स्टेप्स बता दे रहा हूं। इसे यूज करके आप क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वह है, जरा देखें। पहले लॉग के लिए मैं बता रहा हूं, फॉर एनी लॉग, मीनिंग किसी का भी अगर आप लॉग निकालना चाहते हैं तो एक एक ब्रैकेट में एक एक स्टेप में लिख रहा हूं। फर्स्ट ब्रैकेट में रूट की वैल्यू आप प्रेस करेंगे 19 टाइम्स, एक ब्रैकेट मीनिंग एक स्टेप है ये। दूसरे स्टेप में करेंगे -1, तीसरे स्टेप में करेंगे इंटू 227675 और इक्वल्स टू प्रेस करते ही आंसर आपका आ जाएगा लॉग। और रूट निकालने के लिए फॉर एनी रूट, किसी भी वैल्यू का रूट निकालने का तरीका क्या है, अंडर रूट प्रेस करेंगे आप 12 टाइम्स, इसके बाद करेंगे -1, इसके बाद करेंगे डिवाइडेड बाई रूट वैल्यू, जो रूट आप निकालना चाहते हैं। अगर 7th रूट होगा तो डिवाइडेड बाई 7, 5th रूट होगा तो डिवाइडेड बाई 5 एंड सो ऑन। नेक्स्ट स्टेप है +1, इसके बाद का स्टेप है इनटू इक्वल्स टू 12 टाइम्स, आंसर आपका आ जाएगा। अब ये पूछने की जरूरत नहीं है कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, हमें क्योंकि आंसर चाहिए और साइंटिफिक हमारे पास कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो हमें कुछ ऐसा स्टेप यूज करना था, ऐसा ट्रिक जिससे हमारा पर्पस सॉल्व हो जाए। तो ये वही है जिससे हम किसी भी वैल्यू का लॉग और किसी का रूट वैल्यू निकाल सकते हैं।